लेकिन काका, मुन्ना कहाँ है? क्या वो ये बोझ लेकर नहीं जा सकता था? क्या बताऊं बेटा, मुन्ना से मैंने कहा था कि खेतों के लिए खाद ला दे, लेकिन वो तो घर के काम करने के लिए राजी ही नहीं होता। ये तो गलत है काका, आपकी उम्र बोझा ढोने की नहीं है। अरे बचाओ बचाओ, अम्मा अंदर हैं। इस भयंकर आग को देखकर कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर आप लोगों ने ये सभी पेड़ काट दिए तो अनर्थ हो जाएगा। तो अभी जो हो रहा है वो अनर्थ से कम है क्या? गांव वाले भुखमरी से मर रहे हैं। भैया, मैं जानता हूँ कि गांव वाले भुखमरी से मर रहे हैं, लेकिन अगर आपने सभी पेड़ों को काट दिया तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। शंकर, ये सिर्फ परीक्षा है। अगर तुम लालच में फंसे तो सब खत्म हो जाएगा। शंकर कुछ देर चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर पीछे हटता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर मुट्ठी भींचकर बोलता है, मुझे अपने गांव की मदद करनी है, लेकिन सही रास्ते से। इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम्हारी लालच पर विजय हुई। शंकर डरता है लेकिन पीछे नहीं हटता। वो खरगोश को अपने सिर पर संभाले रखता है और मगरमच्छ की आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ता है। अगर मुझे मरना पड़ा तो कोई बात नहीं, पर ये नन्हा जीव जिंदा रहना चाहिए। फिर शंकर मगरमच्छ को चकमा देकर नदी के किनारे पहुंच जाता है और खरगोश को घास पर रख देता है। वो थक गया था, उसके कपड़े भीगे थे और सांसें तेज थी। फिर मगरमच्छ धीरे धीरे बाहर आता है, पर धीरे धीरे अमृत जल डालता है। बूढ़ा पानी पीते ही खड़ा हो जाता है और एक तेज प्रकाश में बदल जाता है। अब शंकर के सामने प्रतापगढ़ गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी विमला और छोटा बेटा शंकर रहता था। शंकर भले ही उम्र में छोटा था, लेकिन काफी समझदार था। एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। कैसा कलयुग आ गया है, अब तो जाड़ों के खत्म होने से पहले ही गर्मियां शुरू हो जा रही हैं। मार्च के महीने में ही इतनी गर्मी है, तो ना जाने आगे क्या होगा। अब हम इंसान क्या कर सकते हैं जी, जैसी भगवान की मर्जी होगी वही होगा। पिताजी, मुझे तो लगता है कि ये सब इंसान के कर्मों का ही फल है, जो अच्छे लोगों को भी भोगना पड़ रहा है। क्या मतलब बेटा? मतलब साफ है पिताजी, शहरों में हो रहे जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की वजह से मौसम पर बुरा असर पड़ रहा है। हाँ बेटा, बात तो सही है, लेकिन जब सरकार ही कोई कदम नहीं उठाती तो हम लोग इस बारे में सोचकर क्या कर सकते हैं। अगले दिन राम गोपाल और शंकर खेती पर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में भुवन काका दिखाई देते हैं। भुवन काका, आप इतना बड़ा बोझ लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं शंकर बेटा, बस खेतों के लिए खाद की जरूरत थी तो बाजार से लेकर आ रहा हूँ। लेकिन काका, मुन्ना कहाँ है? क्या वो ये बोझ लेकर नहीं जा सकता था? क्या बताऊं बेटा, मुन्ना से मैंने कहा था कि खेतों के लिए खाद ला दे, लेकिन वो तो घर के काम करने के लिए राजी ही नहीं होता। ये तो गलत है काका, आपकी उम्र बोझा ढोने की नहीं है। ऐसे में मुन्ना को आपका ख्याल रखना चाहिए। खैर छोड़िए, जब उसका खुद का बुढ़ापा आएगा तब सब अच्छे से समझ में आएगा। आप ये बोझा मुझे दे दीजिए, मैं इसे आपके घर पहुंचा देता हूँ। फिर शंकर अपने पिताजी से खेतों पर जाने के लिए बोलता है और खुद भुवन काका का बोझ उनके घर पर छोड़ने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वो अपने खेतों पर पहुंच जाता है। ठीक है बेटा, धूप भी तेज हो रही है, जल्दी से खेत का काम निपटा लो, फिर घर चलते हैं। पिताजी, अब आप आराम कर लो, मैं खेतों का काम देख लेता हूँ। शाम होते होते दोनों खेतों का काम खत्म कर लेते हैं और घर की तरफ रुख करते हैं। इसी बीच अचानक मौसम में बदलाव होता है। चारों तरफ आंधी चलने लगती है। कैसे न कैसे करके वो दोनों घर तक पहुंचते हैं। वहां पर विमला पहले से उन दोनों का इंतजार कर रही होती है। शंकर बेटा, बहुत तेज आंधी चल रही है, जल्दी से आप दोनों घर में आ जाओ।
आंधी इतनी तेज थी कि राम गोपाल के बगल में किसी की झोपड़ी गिरने लगती है। माँ, मुझे लगता है बाहर किसी की झोपड़ी गिर रही है। इसी बीच चारों तरफ धुएं का गुबार उठने लगा। लोग दौड़ते हुए भीड़ लगा लेते हैं। कुछ ही देर में पता चलता है कि एक बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी में आग लग गई है। अरे बचाओ बचाओ, अम्मा अंदर है। इस भयंकर आग को देखकर कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आग की लपटें और धुआं बेहद खतरनाक थे। तभी शंकर और उसका परिवार आगे बढ़ा। शंकर ने कुएं से पानी निकाला, अपना गमछा भिगोया और उसे सिर पर बांध लिया। उसने अपने सारे कपड़े भी भिगो लिए थे। नहीं बेटा, आग बड़ी तेजी से फैल रही है। झोपड़ी की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं। माँ, अगर मैं नहीं गया तो कौन जाएगा? शंकर आग की तरफ बढ़ा। धुआं उसकी आंखों में जा रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली और घुटनों के बल झोपड़ी के अंदर घुसा। अम्मा बेहोश पड़ी थी। वो इन्हें धीरे धीरे खींचता हुआ बाहर ले आया। अरे देखो, शंकर ने अम्मा को बचा लिया। शंकर ने जल्दी से अम्मा को पानी पिलाया। थोड़ी देर में अम्मा को होश आया। बेटा, तू मेरे लिए फरिश्ता बन गया। भगवान तेरा भला करे। फिर गांव वाले शंकर की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं। अब गांव का माहौल सामान्य हो जाता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। हर रात किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ गायब हो जाता था। किसी के घर से अनाज चोरी हो जाता तो किसी की कीमती चीजें। इन चोरियों की वजह से गांव वाले परेशान थे। एक दिन भुवन काका राम गोपाल के घर आते हैं। राम गोपाल बेटा, घर पर हो क्या? अरे भुवन काका, आइए ना, अंदर आ जाइए। कैसे हो बेटा? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ काका, सब ठीक है। आप सुनाइए। क्या बताऊं बेटा, बिना ताले के तो अब नींद नहीं आती। रोज कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है। जी काका, आप ठीक कह रहे हो। कल हमारी बकरी को भी कोई ले गया। गांव में चोरियां बढ़ती ही जा रही हैं। कुछ समझ नहीं आता, अब हम क्या करें? अब गांव में पहरेदारी शुरू की गई, लेकिन फिर भी चोर पकड़ में नहीं आए। शंकर चुपचाप सब देख रहा था। उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था। वो रोज किसी किसी जगह पर जाता, जमीन देखता, आवाजें सुनने की कोशिश करता। फिर उसे एहसास हो गया कि चोर गांव का ही कोई अपना है। हर बार चोरी एक जैसे रास्ते से हुई है और रात के तीसरे पहर के आसपास हुई है। अगर एक जाल बिछाया जाए तो शायद चोर पकड़े जा सकते हैं। अब शंकर ने गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। शाम होते ही उसने घर में पुराने संदूक को निकाला, उसमें पत्थर भरे और ऊपर से एक कीमती साड़ी बिछा दी। अब देखते हैं चोर कब आता है। रात को वो जानबूझकर संदूक को खिसकाते हुए जोर से आवाज करता, जैसे कुछ भारी चीज रख रहा हो। थोड़ी देर बाद दो परछाइयां घर के पिछवाड़े से अंदर घुसती हैं। वो संदूक उठाते हैं और भागने लगते हैं। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। गांव वाले लाठी लेकर दौड़ते हैं। दो आदमी पकड़े जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि ललुआ और रतन थे, जो गांव में ही रहते थे। फिर रात भर लोगों ने उन चोरों को बांध दिया और सुबह होते ही उन्हें सरपंच के पास ले गए। तुम दोनों गांव के अपने हो, फिर भी ऐसी हरकत शर्म आनी चाहिए। हमें माफ कर दो सरपंच जी, गलती हो गई। हमसे भूल हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। माफी नहीं, सजा मिलेगी। तुम दोनों 1 महीना गांव की सफाई करोगे और सबके सामने माफी भी मांगोगे। एक बार फिर से शंकर ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके गांव के चोरों को पकड़वा दिया था। शंकर की वजह से अब गांव में चोरियां होना बंद हो जाती हैं। सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन गांव में महीनों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। खेतों में फसलें सूख गई थी, तालाबों की मिट्टी फटने लगी थी और कुएं की तली तक नजर आने लगी थी। लोग दिन भर आसमान की ओर देखते, लेकिन बारिश का नामो निशान कहीं भी नहीं था। शंकर बेटा, अब तो एक लोटा पानी भी नसीब नहीं होता। न जाने आगे हमारा क्या होगा। हाँ बिमला, अब तो खेत की फसलें भी बिना पानी के मरती जा रही हैं। बिना अनाज के तो पूरे गांव में भुखमरी आ जाएगी। माँ, आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। अगले दिन गांव की चौपाल पर बुजुर्ग और सरपंच इकट्ठा हुए। देखिए, अब हम सभी के लिए एक ही रास्ता बचा है।
हम सभी जंगल के पेड़ काट कर लकड़ियां बाजार में बेचकर अनाज खरीद सकते हैं। केवल इसी तरह से गांव के भोजन की पूर्ति संभव है। सभी हाँ में सर हिलाते हैं। शंकर दूर खड़ा ये सब सुन रहा होता है। उसका दिल भारी हो जाता है। पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश कैसे आएगी? पक्षी जानवर सब कहाँ जाएंगे? अगले दिन घर का चूल्हा जलाने के लिए शंकर और उसका परिवार जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ लकड़हारे दिखाई देते हैं जो एक एक करके जंगल के सभी पेड़ काट रहे होते हैं। शंकर गुस्से से एक लकड़हारे के पास जाता है। अरे भैया, आप ये जंगल के सभी पेड़ क्यों काट रहे हो? बच्चे, हमें अपना काम करने दो। लेकिन अगर आप लोगों ने ये सभी पेड़ काट दिए तो अनर्थ हो जाएगा। तो अभी जो हो रहा है वो अनर्थ से कम है क्या? गांव वाले भुखमरी से मर रहे हैं। भैया, मैं जानता हूँ कि गांव वाले भुखमरी से मर रहे हैं, लेकिन अगर आपने सभी पेड़ों को काट दिया तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। इसके अलावा अगर आपने सभी पेड़ काट दिए तो पेड़ पर रहने वाले पक्षियों का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? शंकर अपनी बातें कर ही रहा होता है, तभी पेड़ से एक गौरैया इनके पास आती है जो कि इंसानों की तरह बोल सकती थी। पहले तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन बाद में गौरैया की बातें ध्यान से सुनने लगते हैं। तुम लोग हमारे घर क्यों उजाड़ना चाहते हो? मेरे बच्चे अभी उड़ भी नहीं सकते। पेड़ कटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? गौरैया की मासूमियत भरी आवाज सुनकर एक बार के लिए लकड़हारा भी भावुक हो जाता है। गौरैया बहन, हम ये सब जानबूझकर नहीं कर रहे, बल्कि सरपंच के कहने पर ही हमने जंगल के पेड़ों की कटाई शुरू की है। अगर हमने इन पेड़ों को काटकर व्यापार नहीं शुरू किया तो हमारा पूरा गांव भुखमरी से खत्म हो जाएगा। गांव वालों की बेबसी देखकर एक बार के लिए गौरैया चुप हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे माफ कर दो गौरैया बहन, मैं चाहकर भी पेड़ों की कटाई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। शंकर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कपड़ा निकालकर घोंसले को धीरे से लपेटता है और गौरैया को अपने हाथ पर बैठा लेता है। चलो मेरे साथ चलो, जब तक मैं कोई रास्ता ना निकाल लूं तब तक तुम मेरे घर में रहो। गौरैया चुपचाप शंकर को देखती है और उड़कर उसके कंधे पर बैठ जाती है। गांव में लौटकर शंकर ने गौरैया का घोंसला अपने आंगन की सबसे ऊंची जगह पर रखा। बेटा, तुमने सच में आज बहुत अच्छा काम किया है। तुमने एक बेसहारा पक्षी को रहने की जगह दी है। माँ, ये भी तो हमारे जैसे हैं, इनके घर उजड़ रहे हैं। अगर पेड़ कटे तो ये सब खत्म हो जाएंगे। शंकर की आंखों में एक अलग ही चमक होती है। अब वो ठान चुका था कि उसे गांव की समस्या खत्म करनी होगी, लेकिन कैसे? इस बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। फिर वो आंगन में रखे घोंसले को देखता है जहाँ नन्हे चूजे फड़फड़ा रहे थे। तुम्हारे लिए और हम सब के लिए मैं पेड़ों को जरूर बचाऊंगा। जंगल की नमी भले मिट गई थी, लेकिन शंकर के दिल में अब उम्मीद की हरियाली उगने लगी थी। एक दिन शंकर अपने घर में बैठा होता है। उसके सामने उसी गौरैया का घोंसला था जिसे वो जंगल से लाया था। अचानक गौरैया फड़फड़ाते हुए उसके पास आई और उसके सामने बैठ गई। शंकर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो गौरैया, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हें एक राज के बारे में बताना चाहती हूँ। अरे हाँ, राज से याद आया, मुझे तुमसे पूछना था कि तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन ये शक्ति मुझे वरदान के रूप में मिली है। ये कैसे संभव है? कोई चिड़िया इंसानों से कैसे बात कर सकती है? आज से कई साल पहले एक गर्म दोपहर थी। एक बुजुर्ग साधु जंगल में प्यास से बेहाल थे। बाकी पक्षी डरकर उड़ गए, लेकिन मैंने एक पत्ते में पानी भरकर उन्हें पिलाया। फिर क्या हुआ? फिर साधु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं तुम्हें बोलने की विचित्र शक्ति प्रदान करता हूँ। उन्होंने ये भी बताया था कि एक समय पर मैं मानव का कल्याण करूँगी। तो क्या वो साधु महाराज मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, उस साधु महाराज ने आज भी जंगल की एक गुप्त गुफा में ध्यान लगाया है। चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। शंकर बिना एक शब्द कहे उठ जाता है। उसकी आंखों में संकल्प चमकने लगता है। वो गौरैया के पीछे पीछे चलता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। झाड़ियों से भरी पगडंडी, पैरों में चुभते कांटे, सिर पर तपती धूप। फिर भी शंकर रुका नहीं। दोनों एक छोटी नदी तक पहुंचते हैं।
इतना लंबा रास्ता, लेकिन मुझे गांव को बचाना है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। बस थोड़ी दूर और, फिर वो गुफा आ जाएगी। अंत में एक बड़ी चट्टानों के पीछे उन्हें एक संकरी गुफा दिखाई देती है। अंदर गहराई में एक साधु आंखें मूंदे ध्यान में बैठे होते हैं। वहाँ का माहौल शांत पर रहस्यमयी लगता है। फिर शंकर धीरे से साधु महाराज के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। थोड़ी देर बाद साधु आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में गहराई और शांति दोनों थी। शंकर, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। बाबा, गांव सूखे से जूझ रहा है। हर दिन पेड़ काटे जा रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। समाधान है पुत्र, लेकिन रास्ता आसान नहीं। तुम्हें नीलवन जाना होगा। रास्ता कठिन है, लेकिन तुम्हारी हर समस्या का समाधान उस वन में ही मिलेगा। नीलवन? वो कहाँ है बाबा? वो कोई आम जंगल नहीं, वहाँ के पेड़ बोलते हैं और हर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। अगर तुम सच्चे निकले तो वहाँ पर तुम्हें एक चीज प्राप्त होगी जो गांव की हर समस्या का निवारण बनेगी। मैं तैयार हूँ, चाहे जितनी कठिनाई आए, मैं नीलवन जरूर जाऊंगा, अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए। अब साधु आंखें बंद कर लेते हैं और वहाँ की हवा में एक मीठी सी शांति भर जाती है, मानो प्रकृति खुद शंकर की तैयारी देख रही हो। कुछ देर बाद शंकर और गौरैया घने जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। काफी समय चलने के बाद वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन ये कोई आम जंगल नहीं था। यहाँ सब कुछ जिंदा था। बेलें हवा में लहराती थी जैसे किसी संगीत पर झूम रही हो। झरनों से मीठी आवाजें आती थी जैसे कोई कहानी सुना रही हो। अचानक एक विशाल वट वृक्ष उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। रुको इंसान, तुम कौन हो और नीलवन में क्या कर रहे हो? हे वट वृक्ष, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरे यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य है गांव को सूखे से उबारना, ताकि हमारा गांव भुखमरी से बाहर निकल सके। मैं यहाँ सिर्फ मदद मांगने आया हूँ। मेरा गांव सूखे से मर रहा है। तुम्हारे जैसे इंसानों ने ही तो हमें उजाड़ा है। उन्होंने पेड़ काटे, नदियाँ सुखाई और जानवरों को भगाया, और अब तुम्हें मदद चाहिए। हे वट वृक्ष, ये इंसान अलग है। इसने मुझे और मेरे बच्चों को बचाया है। ये सच में प्रकृति से प्रेम करता है। जब जरूरत होती है सभी इंसान यही कहते हैं, लेकिन मैं कैसे मान लूं तुम सच कह रही हो? आपका कहना सही है। आप मुझे आजमा सकते हैं। अगर मैं सच्चा निकला तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। हर परीक्षा तुम्हारे मन, सोच और आत्मा की परीक्षा होगी। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। वट वृक्ष धीरे से अपनी आंखें बंद करता है। हवा में कंपन होने लगती है। अचानक जमीन कांपती है और एक पेड़ की जड़ हटती है। वहाँ एक चमकता हुआ द्वार प्रकट होता है। ये है पहली परीक्षा का द्वार। अगर तुम इसे पार कर सको तो अगला रास्ता खुलेगा। शंकर, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ गौरैया बहन, तुम्हारा साथ ही तो मेरी ताकत है। शंकर गहरी सांस लेकर उस चमकते द्वार के भीतर कदम रखता है। अंदर का दृश्य पूरी तरह अलग था। वहाँ एक बड़ा मैदान और बीच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सामने 2 थालियां रखी थी, एक में रोटियां, दूसरी में सोने के सिक्के। अगर भूख लगी है तो खाओ, लेकिन ध्यान रखना, जो तुम चुनोगे वही तय करेगा कि तुम परीक्षा पास करोगे या नहीं। शंकर थोड़ी देर दोनों थालियों को देखता है, फिर रोटियों की थाली उठाता है और एक रोटी बूढ़े के हाथ में रख देता है। मैं बाद में खा लूंगा, लेकिन पहले आप। शायद आपको मुझसे ज्यादा जरूरत है। बूढ़ा मुस्कुराता है। अचानक उसका रूप बदलता है। वो फिर से वही वट वृक्ष बन जाता है, लेकिन अब और भी विशाल और शांत। तुमने स्वार्थ नहीं, सेवा को चुना। इस तरह से तुम्हारी पहली परीक्षा पूरी हुई। चारों ओर की बेलें खुश होकर झूमने लगती हैं। झरनों से संगीत बजने लगता है। शंकर की आंखों में चमक है।
पर चेहरा अब और भी गंभीर था, क्योंकि अब उसकी अगली परीक्षा की बारी थी। शंकर को अब दूसरा द्वार दिखाई देता है। इस रास्ते पर चलते हुए उसे अंदर एक गुफा दिखाई देती है, लेकिन ये कोई साधारण गुफा नहीं थी। इसकी दीवारें सोने से बनी थी, जमीन पर हीरे जवाहरात बिखरे हुए थे। इसी बीच एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। ये सब तुम्हारा हो सकता है, इन्हें ले जाओ और अपने गांव को बचा लो। शंकर चारों तरफ देखता है। कुछ पल को उसकी आंखें हीरो और जवाहरात पर ठहर जाती है। अगर मैं ये सब ले जाऊं तो शायद गांव के लिए जरूर कुछ कर सकता हूँ। शंकर, ये सिर्फ परीक्षा है। अगर तुम लालच में फंसे तो सब खत्म हो जाएगा। शंकर कुछ देर चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर पीछे हटता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर मुट्ठी भींचकर बोलता है, मुझे अपने गांव की मदद करनी है, लेकिन सही रास्ते से। इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम्हारी लालच पर विजय हुई। अब आगे का द्वार खुल गया है। तुम अपनी तीसरी परीक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हो। तीसरा द्वार खुलता है। शंकर और गौरैया उसमें प्रवेश करते हैं। अब वे एक शांत नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां सुबह का उजाला था, पक्षियों की हल्की चहचहाहट और नदी का नीला पानी बह रहा था। लेकिन तभी पानी में कुछ हलचल होती है। एक छोटा खरगोश बहता हुआ आता है और डूबने लगता है। वो अपनी जान बचाने के लिए बेबस होकर पानी में हाथ पैर हिला रहा था। गौरैया बहन, देखो वो खरगोश डूब रहा है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ शंकर, उसे बचा लो, जल्दी करो, नहीं तो वो दम तोड़ देगा। शंकर बिना कुछ सोचे नदी में कूद जाता है। नदी में पानी तेज था, लेकिन वो पूरी ताकत से तैरता है। वो खरगोश को अपने सिर पर रखकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी सामने एक मगरमच्छ दिखता है। वो काफी बड़ा और डरावना था। शंकर, सामने देखो, मगरमच्छ। शंकर डरता है, लेकिन पीछे नहीं हटता। वो खरगोश को अपने सिर पर संभाले रखता है और मगरमच्छ की आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ता है। अगर मुझे मरना पड़ा तो कोई बात नहीं, पर ये नन्हा जीव जिंदा रहना चाहिए। फिर शंकर मगरमच्छ को चकमा देकर नदी के किनारे पहुंच जाता है और खरगोश को घास पर रख देता है। वो थक गया था, उसके कपड़े भीगे थे और सांसें तेज थी। फिर मगरमच्छ धीरे धीरे बाहर आता है। शाबाश, तुमने डर को हराया और दया को चुना। तुम अपनी तीसरी परीक्षा में सफल हुए। शंकर, तुमने कर दिखाया। तभी मगरमच्छ पीछे हटता है और तेज रोशनी होती है। देखते ही देखते शंकर एक विचित्र सी जगह पर पहुंच जाता है। ये अमृत जल है, इसे अपने गांव के हर जलाशय वाली जगह पर छिड़क देना। तुम्हारा गांव फिर से जल से परिपूर्ण हो जाएगा। इसे गांव ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में किसी को एक बूंद भी जल मत देना। अगर दिया तो पात्र हमेशा के लिए सूख जाएगा। अब शंकर कमंडल लेता है। गौरैया उसके कंधे पर बैठती है और दोनों यात्रा शुरू करते हैं। रास्ता लंबा था, जंगल, पथरीली जमीन, तेज धूप। अचानक एक पेड़ के नीचे शंकर को कुछ हलचल महसूस होती है। वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति प्यासा और बेजान पड़ा था। उसके होंठ सूखे हुए थे, शरीर कांप रहा था। पानी, पानी, पानी। फिर शंकर रुक जाता है। गौरैया घबरा जाती है। नहीं शंकर, हमें मना किया गया था। अगर तुमने उसे पानी पिलाया तो अमृत जल खत्म हो जाएगा, पूरा गांव सूखे से मर जाएगा। शंकर की आंखें बूढ़े की हालत देखकर भर आती हैं। कुछ क्षण वो कमंडल को देखता है और फिर बूढ़े की सूखी आंखों में देखने लगता है। अगर एक बुजुर्ग नहीं बचा तो गांव की भलाई किस काम की। जो पानी किसी प्यासे को ना दे सके वो अमृत नहीं, अभिशाप है। शंकर बूढ़े के होठों पर धीरे धीरे अमृत जल डालता है। बूढ़ा पानी पीते ही खड़ा हो जाता है और एक तेज प्रकाश में बदल जाता है। अब शंकर के सामने साक्षात इंद्रदेव खड़े थे। तुमने त्याग को चुना और यही सच्ची भलाई है। जल बांटने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। इंद्रदेव अपने हाथ से कमंडल उठाते हैं और उसमें अमृत जल फिर से भर जाता है। जाओ शंकर, अब तुम्हारे गांव को नया जीवन मिलेगा। तुम्हारा दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। शंकर हाथ जोड़कर झुकता है। शंकर और गौरैया दोनों फिर से गांव की ओर बढ़ते हैं। अब उसके साथ उम्मीद और अमृत जल दोनों थे। गांव के पास पहुंचते ही एक तेज आंधी उठती है। पेड़ झुक जाते हैं, धूल उड़ती है।
तभी कमंडल शंकर के हाथ से छूटकर सीधे गांव के सूखे तालाब में जा गिरता है। शंकर, कमंडल गिर गया, अब क्या होगा? गांव वाले दौड़े चले आते हैं। सब तालाब के किनारे खड़े हो जाते हैं, लेकिन तालाब वैसे ही सूखा पड़ा था। वहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं दिखाई देती। ये सब बेकार गया, इतनी मेहनत और कुछ भी नहीं। शंकर की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो चुपचाप तालाब के किनारे बैठ जाता है। गौरैया उसके कंधे से लिपट जाती है। फिर रात गहराने लगती है। फिर शंकर अपने घर लौट जाता है। बेटा, उदास मत हो। तुमने गांव के लिए जो प्रयास किए वो कोई छोटी बात नहीं है। हाँ बेटा, हमें गर्व है कि तुमने गांव वालों के लिए इतने प्रयास किए। अगली सुबह चारों तरफ एक खुशी भरा भोर गूंज पड़ता है। गांव वाले दौड़ते हुए तालाब की ओर आते हैं। तालाब अब नीले मीठे जल से पूरा भर चुका था। कुएं लबालब भर चुके थे। जमीन से हरियाली फूट रही थी। गांव के सभी लोग तालाब के पास जाते हैं। क्या सच में हमारा तालाब पानी से भर चुका है? मुझे यकीन नहीं होता। हाँ बेटा, गांव के सभी नदी और तालाब भर चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है ये सब तुम्हारे प्रयास का ही परिणाम है। फिर गांव के सरपंच जी ये सब नजारा देखकर घोषणा करते हैं। अब पेड़ों की कटाई तुरंत बंद कर दी जाए और पूरा गांव पेड़ लगाएगा। सरपंच की बात सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। एक बार फिर से खेतों में फसलें उगने लगती हैं और सभी गांव वालों की हर समस्या खत्म हो जाती है।